अब अगला जो सेशन हम लेके चल रहे हैं वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको हम लोग कह रहे हैं हार का खौफ और संविधान का मजाक, क्योंकि ये कहीं से भी इस तरह की बात नहीं थी कि ये कुछ बात आएगी, इस पे कुछ बातचीत होगी। मैं इस बात को इसलिए कहूं कि ये एकदम से आउट ऑफ ब्लूज ये बात आ गई। मेरा वो प्लास्टिक का वो देते आइएगा जो फोल्डर है वो, ये कहीं से एकदम से ये बात आ गई कि वन नेशन वन इलेक्शन। और इसमें जो सबसे अजीब सी बात हुई और जो ठीक नहीं लगी, वो पूर्व राष्ट्रपति को एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति को बनाया गया। ये कुछ अजीब सी बात थी। और मैं इस बात को इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी ये सुन के ताज्जुब होता है कि पूर्व राष्ट्रपति को आप इस कमेटी में कहीं से उलझाएं, जिसको हम कहेंगे। मेरे पास 1 मिनट कागज आ रहे हैं, वहां मेरे डेस्क पे रखे होंगे। मैं हितेश गुप्ता साहब, वसीम साहब, आपका स्वागत करता हूं। और इस चर्चा को यहां से आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात ये सनातन धर्म और सामाजिक न्याय, सबसे पहले में हम शुरू करना चाहेंगे वसीम साहब आपसे, क्योंकि इसको केवल कॉन्स्टिट्यूशन के चश्मे से देखें, केवल संविधान का चश्मा लगा लें, और कोई चश्मा नहीं है मेरे पास, और कोई नंबर नहीं है। ये जो बात हो रही है ये कितनी संवैधानिक है? अभी हम लोकतंत्र से मजबूत होगा वीक होगा इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन मुझे एक बात पहले आप ये बता दें वसीम साहब कि ये संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनली, और जिसको कहते हैं ना, इसका जब जुडिशियल रिव्यू होगा तो ये बात कितनी ठीक है? वसीम साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। वसीम साहब अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट। जहां तक संवैधानिक संशोधन की बात है, उसकी पॉसिबिलिटी की बात है, तो बिल्कुल ये मुमकिन है। लेकिन जो आम तौर पे चर्चा हो रही है, मैं मीडिया में देखता हूं अलग जगहों पे, तो वो सिर्फ आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 की हो रही है। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारे अलग अलग नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं। अगर आप एक नट और बोल्ट को ढीला करते हैं तो उसके साथ साथ दूसरों को भी करना पड़ेगा। और उदाहरण देता हूं मैं, जैसे अगर आप 83 और 172 की बात करें तो ये बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट और ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ डील करता है। लेकिन जब आप ड्यूरेशन के साथ टिंकरिंग करेंगे, आप कहेंगे फिक्स टर्म आपसे हो गया, आपसे जो पार्टीज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स थी सिर्फ, और जब तक वो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस एंजॉय करते थे तभी तक पावर में होती थी, उसको हटा करके फिक्स टर्म कर देंगे, तो इसका मतलब ये भी है कि अब नई क्या व्यवस्था लाएंगे कि भाई 5 साल तक सरकारें चले ही, डिस्पाइट वो मेजॉरिटी में ना हो फिर भी कैसे चले। तो इसके लिए क्या, या तो आप ये कहेंगे भाई कि मिड टर्म इलेक्शंस का प्रावधान बनाएं आप, तो ये एक एडिशनल संशोधन करना पड़ेगा। या आप कहें कि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस, यानी रचनात्मक अविश्वास मत होता है, जैसे जर्मनी फॉलो करता है और उसको देख करके स्पेन, हंगेरी वगैरह फॉलो करता है। उसमें यह होता है कि अगर आप किसी सरकार को हटाते हैं, किसी प्रधानमंत्री को हटाते हैं, तो आपके पास दूसरी सरकार गठन करने के लिए मेजॉरिटी होना चाहिए। तो जब आप ये, इस प्रावधान को भी आपको संविधान में डालना पड़ेगा, और जब आप ये प्रावधान डालेंगे तो फिर 10th शेड्यूल का क्या होगा, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है भाई, उसमें तो जब आप कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो लोगों को, पार्टीज को कोalition बदलना पड़ेगा, मेंबर्स को पार्टीज बदलना पड़ेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या हुआ, तो वहां भी आपको बदलाव करने पड़ेंगे। तो जब आप इसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे पूरे संवैधानिक व्यवस्था में, तो आपको कई संशोधनों की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद डिजायरेबल है कि डिजायरेबल नहीं है, क्या यह सकारात्मक असर करेगा या नहीं करेगा लोकतंत्र के लिए, यह तो एक अलग बहस का मुद्दा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप संशोधन कर देते हैं, उसके बाद
कोर्ट तो ये फैसला जरूर करेगी कि क्या ये बेसिक फीचर के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। तो वो एक बहस का मुद्दा जरूर होगा। जो डिजायरेबिलिटी की बात आ जाती है, सकारात्मक व्यवस्था की बात आती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भारत का है उसको कहीं इतना तो कमजोर नहीं कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही पूरी तरह से डामाडोल हो जाए। ये सारे बहस जरूर आएंगे उसके बाद। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी है संशोधन करने की। जी जी, मैं वसीम साहब एक छोटा सा एक और सप्लीमेंट्री जो आपकी भाषा में कहते हैं पूछ लूं। सिर्फ सप्लीमेंट्री ये है कि जो प्रेजेंट हमारी व्यवस्था है, जैसे आप देखते हैं, देखिए इस समय जो सरकार है वो मालूम नहीं किस ढंग से क्या क्या चलाती है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जितना आप समझते हैं, देखते हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना भी है तो इसके जो किस किस रास्ते से होके गुजरना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट, या केवल लोकसभा या लोकसभा राज्यसभा का कॉमन, इसका आप जरा इसका रास्ता भी बता दें, जर्नी बता दें। मेरी समझ से मुझे नहीं लगता, हाँ, मेरी समझ से मुझे नहीं लगता है कि स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी है, जो संवैधानिक ये है। क्योंकि जब आप आर्टिकल 368 क्लॉज 2 देखेंगे तो उसमें कुछ ही आर्टिकल्स हैं और कुछ ही सेक्शंस हैं जो आमतौर पे मैं बहुत ही सरल शब्दों में बता दूं, जो कि प्रेसिडेंट के साथ रिलेटेड है। यानी प्रेसिडेंट तो पूरे देश का होता है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का नहीं होता है, इसीलिए प्रेसिडेंट चूंकि पूरे देश का होता है। उसी तरह से इंडिया में सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी है, तो जो जुडिशरी से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए स्टेट से रेटिफिकेशन, और भी कुछ अन्य चीजें हैं उसके लिए स्टेट की से रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप 83 को अमेंड करते हैं, 172 को अमेंड करते हैं, तो उसके लिए स्टेट से रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बेसिक फीचर के ऊपर बहुत जोरदार बहस होगी और उसमें ये चीज बहुत उभर करके आएगी कि क्या ये संवैधानिक ढांचा जो है उसको बहुत कमजोर तो नहीं कर दे रहा है। जी जी, मैं हितेन भाई ये जरा बताइए, मैं दो चीजें इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप गुजरात से आ रहे हैं, आपने जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई उस केस को बहुत क्लोजली देखा था, उस पर हम लोगों को बार बार आप बताते भी रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है। एक बताइए, ऐसा देश जहां पे इलेक्शन पिटीशन तक 5 साल तक डिसाइड नहीं होती है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके गुजरात में 18-20 केसेस तो मेरी जानकारी में हैं जो 2017 के केसेस थे, जो जहां पे 5 साल तक ये डिसाइड नहीं होती हैं, वहां पे ये पुश करना कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या लोकतंत्र को मजबूत करेगा? मैं थोड़ा इस पे लार्जर, अब बहस को थोड़ा लार्ज कर दूं कि जहां इलेक्शन पिटीशन डिसाइड नहीं होती हैं, जहां पे 5-5 साल से ज्यादा लग जाते हैं, वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन कितना मजबूत करेगा लोकतंत्र को? आपकी टिप्पणी इस पे। सिंह साहब, जो अगर हम परिस्थिति कोर्ट की देखते हैं, अगर तो कोई और अमेंडमेंट चेंज लाना और उसके ऊपर पिटीशन होना या एक इलेक्शन पिटीशन का पेंडिंग होना, हम अगर आज की तारीख पे बात करें तो आर्टिकल 370 को लेकर ही जितनी पिटीशंस हुई वही कितने सालों से पेंडिंग है, अब जाकर उसकी सुनवाई हुई है, अब जाकर उसके ऊपर कुछ निर्णय आने की अपेक्षा है। तो एक बार मामला जब कोर्ट में पहुंच जाता है तो वो तो इलेक्शन पिटीशन होने के वक्त ही पता तो चल ही जाता है कि 5 साल का हमारा टर्म है, अगर जैसे तैसे करके भी 2-3 साल 4 साल खींच लिया अगर इसको, तो बाकी का पीरियड तो हम अपील करने में या चैलेंज करने में किसी ना किसी तरह से उसको और निकाल लेंगे। ये परिस्थिति जो है ये बिकॉज ऑफ द पेंडेंसी से ज्यादा प्रायोरिटी को लेकर, बिकॉज जब कभी एक इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है तो शासक पक्ष में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं एक प्रयास में रहते हैं कि इलेक्शन पिटीशन का डिस्पोजल जल्द से जल्द ना हो, और ये बहुत आम बात है ना सिर्फ गुजरात के लिए, पर ये कहीं पे भी अगर एक जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाती है, एक जुडिशरी में जाकर किसी चीज को चैलेंज करने की बात आ जाती है, तो डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए पिटीशन का इमीडिएट डिस्पोजल ना आए उसकी बहुत कोशिश रहती है, और एक दबाव किसी न किसी तौर पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहो तो एक प्रभाव बनाने की कोशिश तो बेशक होती है कि जब पिछली पिटीशन पेंडिंग है
तो उस पिटीशन की सुनवाई नहीं करते हुए क्यों नई पिटीशन की सुनवाई की जाए? तो ये जो टैक्टिक्स हैं, ये टैक्टिक्स जो विनिंग पोजीशन में जो बंदे होते हैं, जिसको चैलेंज फेस करने की नौबत आती है, वो हर डेट पे कोई ऐसी बात ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख देंगे जिससे जो पर्पस है उनका डिले करने का वो सॉल्व हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की, तो आप देखिए सर, हमारी कोई भी पिटीशन, चाहे वो अपोजिशन की हो, रूलिंग पार्टी की हो, किसी की भी हो, जो पिटीशंस पॉलिटिकल एजेंडास को या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के मुद्दों को लेकर होगी, वैसी कोई भी पिटीशन को अर्लीस्ट डिस्पोजल के लिए कोई प्रावधान करने की बात नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल रेप केसेस की या टेररिस्ट को लेकर केसेस की, कि भाई अर्लीस्ट उसका डिस्पोजल होना चाहिए, अमेंडमेंट लाया जाता है कि डे टू डे केस को चलाया जाए। क्यों इसी तरह का कोई अमेंडमेंट नई पार्लियामेंट में लाया जाता कि व्हेनेवर कोई इलेक्शन पिटीशन की बात आई तो वो इलेक्शन पिटीशन का डिस्पोज करने का जो पीरियड है वो एक फिक्स किया जाए। अगर बात करते हैं कोई देखिए सोशल क्राइम्स जो हैं उसको बढ़ावा न देते हुए उसके ऊपर एक डिटरेंट इफेक्ट आए, वो जरूरी है समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन इसी समाज को चलाने वाले लोग अगर गलत तरीके से चुनाव जीतकर अगर वो पहुंच रहे हैं और उसी को चैलेंज किया जा रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जरूरी है अगर एक एमएलए एमपी या मैं कहूंगा कि नॉर्मल जो नगर पालिका का भी जो नॉर्मल इलेक्शन होता है, अगर उसमें भी कोई चैलेंज की बात आ रही है तो इट हैज टू बी डिस्पोज्ड एट द अर्लीस्ट। लेकिन नहीं, इस तरह के अमेंडमेंट इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि आज अगर ये शासक पक्ष ऐसा कोई अमेंडमेंट लाने की बात करता है तो कल को जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं उनको भी इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने के आएंगे। और वैसे ही फंडिंग को लेकर भी कितनी बार इस चीज की बहस छिड़ती है कि नेशनल पार्टीज का जो फंडिंग है वो कहां से आता है, उसका डिस्क्लोजर होना जरूरी है। उसी तरह से ये भी बहस छुटती है कि अगर डोनेशन आया है कहीं ना कहीं एक्सपेंस इसका हो रहा है, मैक्सिमम खर्चे अगर लोगों के मैक्सिमम खर्चे लोगों के ये जो पैसा ये दान कर रहे हैं, सर मैं खुद ये जानकर बहुत ताज्जुब हुआ था मुझे कि अगर एक रीजनल पार्टी है वो रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी का जब सिंबल मिल जाता है, जो रिसेंटली आपके साथ हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, उसके बाद उनका जो फंडिंग को लेकर हर एक चीज को लेकर एक दायरा बढ़ जाता है। और वो दायरा बढ़ जाने की वजह से ये सोर्स ऑफ ये मोदी जी जो 2014 से बोलते आ रहे थे ब्लैक मनी को लेकर, काला धन को लेकर जो बात वो बोलते रहे, जिसमें लोगों को 15-15 लाख के सपने भी दिखाए थे, उस वक्त भी जो बात थी वो थी काला धन की। तो सर काला धन, देश के आम आदमी के पास पड़ा हुआ काला धन, वो तो आप डिमोनेटाइजेशन की बात करके हम निकाल रहे हैं करके एक और सपना दिखाया। लेकिन जो काला धन पार्टीज के पास जाता है और वहां पार्टीज के पास जाकर कुछ घूम फिर के उसी का इलीगल यूटिलाइजेशन होता है इलेक्शंस के टाइम पे, उसको लेकर आप कोई लॉ बनाने की बात नहीं करेंगे। उसको रेगुलेट करने के लिए या उसको आरटीआई के दायरे में लाने के लिए उस तरह की किसी भी बात नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आज रूलिंग पार्टी की बात है और आने वाले दिनों में यही चीज इफेक्ट करेगी अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को भी। तो कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने की जो परिस्थिति है जो 2014 से चली आ रही है, और जहां कोई ऐसी बात हो जाए कि आपका गला कसा जा रहा है, आप एक नया मुद्दा खड़ा कर दो, एक नई बात छेड़ दो जिससे ओरिजिनल मुद्दा डेविएट हो जाएगा। फिर वो मुद्दा ना ही मीडिया कवर करेगी ना ही और कोई कवर करेगा, आम इंसान को वो बात पता ही नहीं चलेगी और वो डेविएशन में कहीं ना कहीं जो मेन बात जनता के सामने आनी चाहिए, होनी चाहिए, वो बात होनी बंद हो जाएगी। जी, मैं बी आर पाटिल साहब को
का स्वागत कर रहा हूं। बी आर पाटिल साहब इस समय एमएलए हैं कर्नाटका में और उससे पहले डिप्टी स्पीकर का पद संभाल चुके हैं, तो ये चीजें समझते हैं। बी आर भाई साहब, बहुत स्पेसिफिक सी एक चीज मुझे है, एक कारण कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च होता है, करीब 5,500 करोड़ रुपए बताया जाता है कि एक इलेक्शन करवाने में 5,500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, और ये बहुत पैसा है और इसको बचाना चाहिए। लेकिन उस देश में जहां केवल G20 का 3 दिन का जो आयोजन है, जो ये 8, 9, 10 सरकार ने अपने आंकड़े दिए हैं, उसमें केवल सरकार 4,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। जो 3 दिन बंद है, लॉकडाउन है, उसका जो कॉस्ट है उसको नहीं जोड़ रहे हैं। तो 4,000 करोड़ आप एक आयोजन में खर्च कर सकते हैं, 5,500 करोड़ आप लोकतंत्र को का जो सबसे प्रमुख बेसिक चीज है, वो क्या महंगी चीज है? क्या ये क्या इशू केवल पैसा है या इशू कुछ और है? बी आर भाई साहब, देखिए, डेमोक्रेसी में चुनाव होना जरूरी है, उससे कोई रास्ता नहीं है हमको। लेकिन जिस रास्ते से हम चल रहे हैं अभी, होते हुए इतना खतरनाक हो गया चुनाव का सिस्टम। आज जनता का भरोसा ये चुनाव जो भी पार्टी उसके ऊपर से भरोसा उड़ रहा है। तो इसलिए 4,500 और 5,000 स्टेट फंडिंग के बाद चल रहे हैं ना। अभी हमारे मित्र ने कहा कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए। स्टेट फंडिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल जो लोगों के पास पहला एक जमाने में रोड नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, कि बोल नहीं पाते थे, कोई व्हीकल नहीं था। उस वक्त जो चुनाव का समय दिया जाता है नॉमिनेशन के लिए 7 दिन, फिर उसके बाद स्क्रूटनी होगा, फिर विड्रॉल होगा, फिर चुनाव के कैंपेन होगा। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव के सुधार लाना बहुत जरूरी है, और जितना भी खर्च हो सरकारी करे। और चुनाव एक हफ्ते में चुनाव हो जाए, क्योंकि बीच में कोई डंडा लगा के कोई एंट्री कर रहे हैं ना, कि हमारे विरोधी पक्ष हो, कोई और इंडिपेंडेंट हो, अगर उस पार्टी में टिकट नहीं दिया तो इस पार्टी में आके ज्वाइन हो गया, वो इस पार्टी में जो है पार्टी टिकट नहीं मिला तो उस पार्टी में जाके, ये जो खेल चल रहा है तो ये बंद हो सकता है। और जब तक चुनाव सुधार रेडिकली हम नहीं लाएंगे तब तक डेमोक्रेसी सही माने में नहीं रहेंगे। क्योंकि बड़ी चिंता की बात है कि पंचायत चुनाव जीतने में लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन एमएलए एमपी बनने में तो करोड़ों में खर्चा हो रहा है। तो ये बात बड़ी अच्छी नहीं है देश के डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा जो उड़ रहा है उसको री एस्टेब्लिश करने के लिए इस पर बहुत गंभीर तरह से चिंता करना चाहिए और रास्ता ढूंढना चाहिए। गुड जी नहीं तो, साहब एक छोटा सा एक जी बोलिए। हाँ नहीं बोलिएगा। मेरा कहना है कि अभी आपका जो सब्जेक्ट चुनाव व्यवस्था के बारे में चल रहा है ना जी, चुनाव सुधारने के इसी सब सिस्टम में। तो मेरा ख्याल में जो जनता के बीच में हमेशा रहेगा वो उसको दो एक हफ्ते में कैंपेन खत्म करके चुनाव हो सकता है। इतना दिन लंबी दिन खींचना बहुत जरूरी नहीं है। तो ब्रिटिश जमाने में जो बना हुआ सिस्टम का वो सब ऐसे चल रहा है। तो इस सिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है। इस पर सारे पार्टियों का राय लेके करना पड़ेगा। और जो अभी हमारे मित्र ने कहा कि मोदी जी इतना झूठा भरोसा दे गए, तो लेकिन मोदी जी को आज भी वोट दे रहे लोग। अभी कर्नाटक में जैसा हमारा चुनाव हुआ, 4-5 गारंटी हमने लिए थे, 4 गारंटी को तो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है और एक गारंटी रहेगा। जनता को भरोसा रखने के लिए हमारी सरकार ने उसको फुलफिल किया और सारे लोगों को उसका फायदा मिल रहा। तो ऐसा भरोसा करना, बाद में झूठ बोलना, ऐसे पार्टियों का भी बंद हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि चुनाव सिस्टम में रेडिकल चेंज लाना जरूरी है। नहीं तो फिर जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता भी नहीं, जो इस इलेक्ट्रल सिस्टम पे जिसको भरोसा नहीं है तो वो लोग फिर अपने हाथ में ले सकते हैं कोई और रास्ते से। इसको अगर बचाना है तो बहुत जरूरी है। जी बी आर जी। हाँ,
एसएन साहू साहब, मैं आपसे दो प्रश्न हैं। एक तो लार्जर क्वेश्चन अब ये हो रहा है कि ये लार्जर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, उसका एक हिस्से में आप वन नेशन वन इलेक्शन को उठा के करेंगे तो ठीक नहीं है। मेरे दो आपसे प्रश्न हैं। एक, भारत जैसा देश जहां जम्मू कश्मीर लद्दाख को आपके हिसाब से एक साथ नहीं रहना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर अलग हो जाए, लद्दाख अलग हो जाए, एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं, और वहां पे कितना प्रैक्टिकल ये बात होगी। दूसरा प्रश्न ये है कि एक जमाने में बात हुआ करती थी राइट टू रिकॉल की, तो अगर आप 5 साल का फिक्स टर्म कर दे रहे हैं तो ये तो राइट टू रिकॉल वाला सब मामला का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। और इसी में चूंकि आप ऐसे हैं जिसने इसको बहुत पास से समझा है, देखा है, सरकारें आप जब राष्ट्रपति भवन में नारायणन साहब के साथ थे तो उस समय बहुत ऐसे समय आए जब राष्ट्रपति का डिस्कशन काम किया कि भाई किसकी सरकार बन सकती है, किसकी नहीं बन सकती है, देश के लिए इंपॉर्टेंट था। ऐसे में राष्ट्रपति को एक कमेटी बनाना, जिस कमेटी को, मतलब मुझे देख के कभी लगता है जिस कमेटी को इलेक्शन का सबसे ज्यादा अनुभवी उसमें गुलाम नबी आजाद हैं, जो कि राज्यसभा में 5-7 बार रहे हैं, वो भी लोकसभा का 2 बार इलेक्शन जीते हैं, विधानसभा 1 बार जीते हैं। अमित शाह साहब हैं जो 5-6 बार विधानसभा जीते हैं। राष्ट्रपति जी खुद जो हैं वो 2 बार विधानसभा हारे हुए हैं, उन्होंने कभी लोक विधानसभा जीता नहीं, तो उनका भी एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, वो 2 बार राज्यसभा रहे। और बाकी सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको क्या पता कि ये इलेक्शन क्या होता है। सुभाष चंद्रा जी सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन इलेक्शन इज अ डिफरेंट गेम। तो मैं एसएन साहू साहब इस पे एक आपका वो चाहूंगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये कोई एक नीजर्क इलेक्शन, नीजर्क वो देने की बात हुई है मोदी सरकार की तरफ से, या देयर इज अ जेन्युइन कंसर्न कि नहीं इस पे कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों से तो बात नहीं हो रही है। साहू साहब आपका टेक। नमस्कार। देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये तो संभव नहीं है। कैसे संभव होगा बताइए। ये देखिए, अभी जो मोदी सरकार है, अभी मोदी सरकार के टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन है, गुजरात हिमाचल में तो एक साथ इलेक्शन नहीं किया, उसमें 1 महीना का गैप था। तो 2 स्टेट में, अगर पूरा स्टेट में 2 स्टेट में इलेक्शन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कैसे वन नेशन वन इलेक्शन। आप एक काम 2-3 स्टेट में, बंगाल में क्या ना 7-8 फेज में हुआ। एक स्टेट में अगर पूरा एक दिन में अगर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, पूरा देश में कैसे करेंगे। नंबर 1, दिस इज नंबर 1। उनका अभी देखिए, उनका तो सरकार तोड़ने का, देखिए मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, 22 एमएलए जो बीजेपी के अंदर चले गए, कांग्रेस एमएलए, हमारा ये सिंधिया साहब के साथ, सिंधिया साहब के साथ। तो फिर वहाँ 22 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंस में इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली कर्नाटक में भी हुआ। तो फिर उनका जो रिकॉर्ड है, जो लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, उनका तो रिकॉर्ड ही सही नहीं है, तो कैसे करेंगे। नंबर 1 देखिए, यूके में एक फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट था 2010 या 11 में। ये फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट जो था, पार्लियामेंट फिक्स रहेगा। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करने के लिए, पार्लियामेंट को डिजर्व करने के लिए या हाउस ऑफ कॉमन्स को डिजर्व करने के लिए रेकमेंड करेगा, तो दैट प्रपोजल शुड बी पास्ड बाय द हाउस 2/3 मेजोरिटी, ऐसे कुछ था। अच्छा, उन्होंने देखा कि फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट में अगर मेजोरिटी है तो चलेगा, अगर नहीं है तो डिसोल्यूशन के लिए, यूके का बात कर रहा हूं, इट वाज साइटेड एज ए मॉडल एक्ट कि पार्लियामेंट टर्म फिक्स करेंगे, डिसोल्यूशन नहीं होगा, अगर डिसोल्यूशन होगा तो हाउस में पास होगा रिजोल्यूशन, इसके बाद प्रधानमंत्री रेकमेंड करेंगे। उन्होंने देखा कि अभी एक हाउस ऑफ कॉमन्स का कमिटी, वो फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट को उन्होंने तो रिपील कर दिया। दिस इज नॉट एज पर द कन्वेंशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है। अच्छा, तो हमारा यहाँ तो फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट नहीं है,
या ये नहीं होना भी चाहिए। सो एक्चुअली देखिए, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या अमेंडमेंट करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद जो उनका जो कमेटी का हेड बनाया है, जो कमेटी अभी प्रधानमंत्री या सरकार ने बनाया है, तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक शर्त रखना चाहिए था फॉर्मर प्रेसिडेंट के हिसाब से। एक शर्त क्या है? दैट दिस कमिटी विल फंक्शन या रिकमेंड विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो मूल ढांचा है उसके हिसाब से जो भी रेकमेंड करेंगे करेंगे। देखिए, जब मिस्टर वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, उन्होंने जो कमिटी बिठाया अंडर चीफ जस्टिस वेंकट चलैया, कमिटी कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेंकट चलैया ने उन्होंने शर्त रखा कि आपने तो बना दिया है, लेकिन उन्होंने चेयरमैन बनेंगे अगर एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा फॉर द कमिटी। क्या होगा रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस? दैट हम जो करेंगे विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो उन्होंने फिर बोला कि he would also like to see who are the members of the committee। आपने जैसे बताया अभी, एक्चुअली मिस्टर कोविंद का क्या एक्सपीरियंस है, यू टेल मी। मिस्टर कोविंद एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ओथ लिए थे टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब कुछ 30 या 20 MLAs ऑफ दिल्ली असेंबली उनको रेकमेंड किया कि इलेक्शन कमीशन कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनको मिला था, तो उनका सदस्य रद्द किया जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास आए वो रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट साइन करने के बाद उनको सदस्यता से निकाल दिया जाएगा। तो आप मेंबर्स, वो जो एमएलएस थे, उन्होंने बोला प्रेसिडेंट कोविंद को कि हमको बिना सुने आप डिसीजन मत लीजिए। नेचुरल जस्टिस डिमांड्स दैट यू मस्ट लिसन टू अस। इलेक्शन कमीशन उनको सुना नहीं था, इसे रेकमेंड कर दिया। मिस्टर कोविंद ऑल्सो उनको सुने नहीं थे। तो देन ये जो मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट बुला रहे, हाउ डिड यू टेक ए डिसीजन विदाउट गिविंग ए चांस टू द एमएलएस? ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो दिल्ली हाईकोर्ट टर्न डाउन कर दिया। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन को दिल्ली हाईकोर्ट टर्न डाउन कर दिया। तो माय पॉइंट इज, उन्होंने जो ओथ लिया था, प्रेसिडेंट ओथ क्या लेते? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर उन्होंने उस वक्त डिफेंड नहीं कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलरली मिस्टर कलाम जब ओथ लिए थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी जब ये मनमोहन सिंह सरकार, उस वक्त में पीएमओ में था, आई वॉज डायरेक्टर इन पीएमओ। तो कलाम साहब जो थे रशिया में थे, मॉस्को में थे। मनमोहन सिंह कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि बिहार असेंबली को हम डिसॉल्व कर देंगे और प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर देंगे। सो मिस्टर कलाम को फैक्स कर दिया मॉस्को, और उन्होंने तुरंत 10 सेकंड 10 मिनट में वो फैक्स वापस आ गया प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के साथ। तो हाउस डिसॉल्व हो गया। देन मिस्टर नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से दिस इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ गया है। तो मिस्टर कलाम वांटेड टू रिजाइन। कैन यू बिलीव इट? कलाम इज ए वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट। अभी भी स्कूल कॉलेज सारे देश में he is so popular, I tell you, but he failed as the president because उनका जो सिग्नेचर था, उन्होंने he should have returned back the proposal for reconsideration of the cabinet, ठीक है ना। सो माय पॉइंट इज, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हैंडल करने के लिए, यहाँ काम करने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मिस्टर नारायणन, KR नारायणन, मैं जब उनके साथ काम कर रहा था राष्ट्रपति भवन में, ये देखिए, उन्होंने जब वाजपेयी सरकार ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करेंगे, तो मिस्टर नारायणन
He raised the voice. He said, let us examine whether the constitution failed us or we have failed the constitution. Mr. Bajpayee was sensitive enough. He said instead of reviewing the constitution, he appointed a commission to review the working of the constitution. You see, so therefore Mr. Kovind जो अभी जो बने, मुझे मेरा opinion जो है, he should not have accepted this position. See, this is a very serious matter. You know, इसमें कोई former election commissioner है क्या वो कमिटी में? कोई है नहीं. Is there a former chief minister या अभी जो चीफ, देखिए ये स्टेट को भी प्रभाव करेगा. स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है इसमें? कोई सीएम है? I mean, at least the long-serving chief minister of Odisha, Naveen Patnaik, अभी तक तो अभी जो जितने चीफ मिनिस्टर है, he is the longest serving, तो उनको भी रखना चाहिए था. अच्छा, तो फिर अच्छा देखिए, और एक चीज है, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में जाइए. आर्टिकल 324 का जब डिस्कशन हो रहा था, आई थिंक इट वाज 17 नवंबर 1949, मुझे एग्जैक्टली डेट जो है मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, ये शायद थोड़ा इधर उधर होगा. तो मिस्टर अंबेडकर उन्होंने बोला कि हम पहले सोच रहे थे कि हम एक टेम्पोररी इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, क्योंकि 5 साल में जो 5 साल के बाद तो इलेक्शन होगा, वो ऐसे सोच रहे थे. 5 साल के बाद इलेक्शन होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन परमानेंट होगा तो करेगा क्या? एक बार इलेक्शन खत्म होने के बाद तो कुछ काम नहीं होगा, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे, बाकी इलेक्शन कमिश्नर को जब भी इलेक्शन होगा इससे पहले उनको अपॉइंट करेंगे. तो मिस्टर अंबेडकर का हमने उस वक्त देखा 49 में तक, 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुआ. उन्होंने कहा अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रहा है और 4 बाई इलेक्शन में हो गया है, 4 या 5 या 6 बाई इलेक्शन हो गया. इसलिए अभी जब बाई इलेक्शन हो रहा है, कुछ लोग मरे, दे पास्ट अवे, उनका डेथ हो गया, कोई छोड़ के चला गया. इसलिए अगर ऐसे अभी हो रहा है तो फ्यूचर में क्या होगा? अभी अगर 4 बाई इलेक्शन के इलेक्शन हो गया, तो उन्होंने कहा कि नो वी मस्ट रिवाइज आवर डिसीजन, हमें रिवाइज करना चाहिए. सो टू एड्रेस जो मल्टीपल इलेक्शन होगा, इसीलिए उन्होंने परमानेंट इलेक्शन का प्रावधान किया था संविधान में. तो जो परमानेंट इलेक्शन का प्रावधान किया था, क्योंकि उनको पता था, मिस्टर शिवनलाल सक्सेना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोले, देखिए उनका प्रेडिक्शन देखिए, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि 5 साल में इलेक्शन होगा, अभी कांग्रेस पार्टी है सरकार, अभी फ्यूचर में सरकार भी बनाएगा, सरकार सारे स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी आएगा. देन उन्होंने कहा आप 10-12 साल वेट कर लीजिए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, कोई सरकार गिर जाएगा, कोई सरकार को गिरा दिया जाएगा, फिर बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होगा, तो 10-12 साल के बाद बहुत सारे पार्टी आएंगे, उनके अंदर पावर स्ट्रगल होगा. पावर स्ट्रगल में कोई सरकार गिर जाएगा, कोई रिजाइन कर लेगा, कोई पार्टी चेंज कर लेगा. बड़ा पेशेंटली उन्होंने 49 में बोला. इसीलिए he said I support Ambedkar's idea of a permanent election commission. He said every month में जो इलेक्शन होगा इंडिया में, ये जो सोच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लिखा है. अच्छा, ये जो फिर अगर आप करेंगे, कैसे करेंगे? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द लेजिस्लेचर. सरकार का दायित्व लेजिस्लेचर के पास होता है, तो उस लेजिस्लेचर अगर गिर जाएगा, अगर उसको फिक्स कर देंगे, फिक्स टर्म कर देंगे, तो लेजिस्लेचर फिर कैसे होगा? दैट इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी. ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़ी है कि एग्जीक्यूटिव विल बी स्टेबल. हमारा जो सिस्टम अंबेडकर ने बोला था, उनका जो स्पीच था जब पूरा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर हुआ था, we didn't prefer for stability of the executive, we preferred accountability of the executive to the legislature. तो फिर फिक्स टर्म पार्लियामेंट 5 साल के बाद होगा, तो यू आर गोइंग फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, सपोज कहाँ बजट पास नहीं होगा, सपोज लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स ऑफ
ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस अमेंड हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट तो गिर जाएगा। चाहे नो कॉन्फिडेंस वो छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर सरकार ने रिजाइन कर दिया, क्यों रिजाइन किया? वो बहुत सारे अमेंडमेंट आ गया टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस। तो अगर वो कांग्रेस राजीव गांधी ने सपोर्ट करने के लिए बोला हम वी विल सपोर्ट इन द वी विल अपोज द a motion of thanks on president's address, then Chandrasekhar said this will be insult to the highest office of the land, the president of India, and therefore he resigned. Resigned किया तो फिर गवर्नमेंट फेल। सो therefore बहुत सारे कारण से गवर्नमेंट गिर जाएगा। तो दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये समस्या को उन्होंने ठीक से समझे थे, इसीलिए परमानेंट इलेक्शन कमीशन बैठाया। अगर परमानेंट इलेक्शन कमीशन बैठाने के बाद इतने साल हो गया तो अभी ये डिबेट क्यों आ रहा है? अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए तो आप देखिए बहुत सारे कमेटी है, दिनेश गोस्वामी कमेटी है, ये जो 4th एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसमें भी रिकमेंडेशन है, उसको आप देखिए कैसे करेंगे। सो बाकी नेक्स्ट राउंड में आई विल कंट्रीब्यूट। जी मैं जी वसीम साहब, एक दो चीजें हैं। एक तो जो बहुत पुराना एक आम आदमी के लिए होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और एक तमाम ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की बात कर रहा हूं जी बिल्कुल, क्योंकि ये अगर चैलेंज होता भी है तो जैसा अगर आपको याद हो बिहार इलेक्शन की बात थी, महाराष्ट्र के अभी जो नई सरकार बनी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई ये जो हुई थी सरकार ये तो ठीक नहीं बनी थी, गवर्नर का कंडक्ट सही नहीं था, लेकिन फिर भी वो सरकार चल रही है। 370 पे 2019 में वो हुआ, अब ऑर्डर रिजर्व हुआ है, कब उसका वो आएगा मालूम नहीं। इलेक्शन बॉन्ड पे 4-5 साल से मामला चल रहा है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे साहू साहब ने एक चीज कही ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपकी जब सरकार गिर ही नहीं सकती है, वो 5 साल उसको टर्म पूरा करना ही करना है, तो फिर ये बहुत सा लोकतंत्र जिस ढंग से हम सोचते हैं, जिस ढंग से करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपसे ये सिर्फ पूछना है कि टाइम ऑल्सो इज अ एसेंस, क्योंकि खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे जो इतने साल लगाती है, अब ठीक है कोर्ट के पास अपने कारण है कि भाई हम इसलिए टाइम लगाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के केस में आप उसके बाद मतलब ये कई ऐसे केसेस आए। महाराष्ट्र के केस में आपने बाद में कहा कि नहीं गवर्नर वाज नॉट राइट, लेकिन गवर्नर साहब को कुछ कहा गया कि भाई आप राइट नहीं थे तो आप आगे से गवर्नर बनने लायक नहीं है आपका। भाई गवर्नर साहब राइट नहीं थे, उन्होंने पूरे स्टेट के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन इट एंड्स देयर। तो मैं थोड़ा इस पे समझना चाहूंगा कि हाउ आर डेमोक्रेसी विल फंक्शन। देखिए इसका हाउ आर डेमोक्रेसी विल फंक्शन, इस पे दो बातें होंगी। या एक आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिले करता है फैसला, दूसरा कैसे फंक्शन करेगा। देखिए मैं एक बहुत ही पुराना बहुत एंशिएंट प्रिंसिपल है कि देयर इज नो राइट विदाउट रेमेडी। आपके पास कोई अधिकार ऐसा नहीं हो जिसका रेमेडी नहीं हो। तो महाराष्ट्र के केस में तो वही हुआ कि भाई आप कह रहे हैं कि नहीं वो गलत तरीके से गिराएगा, यानी अपोजिशन को राइट है लेकिन रेमेडी हमारे पास नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरी नजर में गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है लेकिन इनफैलेबल नहीं है, गलतियां होती। तो मुझे लगता है लेकिन इन गलतियों का कॉस्ट बहुत बड़ा है, ये समझना पड़ेगा। दूसरा कि कैसे सरकारें फंक्शन करती है, यही बड़ी विडंबना है। देखिए जब आप फिक्स टर्म करते हैं, दो बातें समझनी जरूरी है यहाँ पे। जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो फिक्स टर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कर सकते हैं। जी। और बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी भी है जहां फिक्स टर्म है लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है। तो पहला हमें यह समझना पड़ेगा कि फिक्स टर्म जो है उसके क्या पॉजिटिव्स है और नेगेटिव्स है, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन उसके भी अपने क्या पॉजिटिव से नेगेटिव से। अब फिक्स टर्म मान लीजिए हमारी व्यवस्था में ले आते हैं तो देखिए क्या होगा। नॉर्वे, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, 3 ऐसे कंट्री मैंने देखा, रिसर्च किया तो देखा कि 3 ऐसे कंट्री है जहां 1 नेशन 1 इलेक्शन का है, तो ऑब्वियसली फिक्स टर्म तो होगा ही।
अब नॉर्वे का एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, और वो चीज अगर इंडिया में आप लागू करें तो क्या होगा देखिए। नॉर्वे में 1981 में पहली बार लेबर के अलावा कोई दूसरी सरकार आई, सेंटर राइट सरकार आई, माइनॉरिटी में सरकार थी। माइनॉरिटी में सरकार कैसी होगी? लंगड़ी सरकार होगी, पॉलिसी पैरालिसिस होगा। सरकार को आप लाए हैं गवर्नेंस के लिए कि भाई पॉलिसीज बनाएगी, स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन जब पार्लियामेंट में या जो भी लेजिस्लेचर जहां का हो, जैसे वहां का लेजिस्लेचर को आप स्टॉटिंग कहते हैं, तो स्टॉटिंग पे आपके पास मेजोरिटी ही नहीं था तो लंगड़ी सरकार बनेगी, स्कीम्स नहीं इंप्लीमेंट होगी, पॉलिसीज नहीं आएंगी। भारत में भी वही होगा। दूसरा कि भाई जब माइनॉरिटी अब में है आप, एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा कि आपको हमेशा एक लालच होगा कि अब हमको मेजोरिटी में जाना है, तो अब क्या करेंगे? तोड़ फोड़ करेंगे आप। जब तोड़ फोड़ करेंगे तो क्या करेंगे आप? करप्शन होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगा। क्या आप हॉर्स ट्रेडिंग चाह रहे हैं? क्या आप करप्शन चाह रहे हैं? क्या आप उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं? चलिए कॉस्ट से ही रिलेटेड एक मैं बात करता हूं। 2019 के इलेक्शन को कंडक्ट करने का कॉस्ट लगभग 55,000 करोड़ बताया गया था 2019 का, ओवरऑल सारे स्टेक होल्डर्स को मिला करके। और नॉर्मली सरकार कहती है कि पर वोटर पर इलेक्शन जो है ₹10 पर वोटर पर इलेक्शन 5 ईयर साइकिल में, यानी से सिर्फ जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का सरकार को जो खर्च आता होगा लगभग 10,000 करोड़ का आता होगा। 10,000 करोड़ एक तरफ, उसका आप अलग समाधान ढूंढेंगे। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा है तो पहली चीज तो यही सवाल होगा। लेकिन अगर 55,000 करोड़ को आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो मैं भी मानता हूं 55,000 करोड़ बहुत ज्यादा है, इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन इसका समाधान वन इलेक्शन नहीं है। इसका सबसे पहला समाधान है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? आप इसको इतना दिन से क्यों कोर्ट में एफिडेविट दे करके टालते जा रहे हैं? आपकी नीयत तो वन नेशन वन इलेक्शन, सॉरी कॉस्ट का रिडक्शन है ही नहीं। इसका मतलब जो 55,000 करोड़ उसका मतलब है ही नहीं। तो करप्शन तो जू का तो चले, वन नेशन वन इलेक्शन हो किसी और पर्पस के लिए। तो कॉस्ट का कोई रैशनल नहीं है, जो मैंने साफ साफ आपको बताया। अब क्या रैशनल होता है? देखिए अब क्या होता है, अब दूसरा रैशनल लाएंगे कि स्टेबिलिटी होगी, उससे अच्छे पॉलिसीज आएंगे। ठीक है, मैं मानता हूं स्टेबिलिटी जरूरी है डेमोक्रेसी के भी विकास के लिए। 400 BC में मैं आपको बताऊं कि जो ग्रीस है, जिसकी डेमोक्रेसी का एग्जांपल दिया जाता है, मैं आपको बताऊं कि वो डेमोक्रेसी बहुत फली फूली डेमोक्रेसी थी, हमसे भी ज्यादा डेमोक्रेसी थी वहां। उसके अगर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को देखें, पूरी व्यवस्था को देखें, और इंस्टेबिलिटी आई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। तो इंस्टेबिलिटी इतना ना हो कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, लेकिन स्टेबिलिटी भी इतना ना हो कि अथॉरिटेरियन सरकारें बन जाएं, है ना? स्टेबिलिटी उसी हद तक हो कि डेमोक्रेसी को फलने फूलने में मदद करे। इसका उदाहरण अभी भी है, करंट एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। जैकब जुमा, साउथ अफ्रीका में के जो प्रेसिडेंट थे जैकब जुमा, 2009 से 2018 तक थे। वहां बेसिकली प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही समझे, बिकॉज वो नाम है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, वहां का जो नेशनल असेंबली है उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। जो वहां से मेजोरिटी लेके आता है उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो समझ लो वो प्रधानमंत्री है वहां का। तो वहां लेकिन जब हटाना होगा तो उन्होंने स्टेबिलिटी के लिए क्या व्यवस्था बनाई कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तब जाकर आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। लाने के लिए सिर्फ हाफ, लेकिन हटाने के लिए 2/3। ठीक है, अब वहां क्या होता है, वहां इतनी स्टेबिलिटी है कि उसमें गुप्ता ब्रदर्स के साथ मिलकर इतना करप्शन किया जैकब जुमा साहब ने कि जोंडो कमीशन का कहना है, जोंडो कमीशन का, कि ये स्टेट कैप्चर की तरह था वहां, कि स्टेट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कैप्चर करना, अलग अलग व्यवस्थाओं को कैप्चर करना, जो आज हमें भारत में भी देखने को मिलता है। आपने स्टेबिलिटी, हाँ देखिए, आपने स्टेबिलिटी कैसे लाया हुआ है? ईडी, सीबीआई, इनके थ्रू यहाँ स्टेबिलिटी लाया हुआ है। अब क्या चाहते हैं, इसको थोड़ा परमानेंट कर दिया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू हम स्टेबिलिटी लाएं। तो यहां भी कौन है? अडानी है आपके। तो और मैं अब जो सेबी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, सेबी ने बहुत बचाने की कोशिश की है अडानी को, अभी जो रिपोर्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। वो कहते हैं कि हाँ पता नहीं, ये कुछ कंपनीज है जिनके सोर्सेस का पता नहीं। अगले रिपोर्ट में कहते हैं हाँ कुछ जो है फैमिली रिलेटेड ये लोग थे। ये पूरा स्टेट कैप्चर, स्टेट बढ़ावा दे रहा है इसको। तो ये इरादा कॉस्ट कटिंग तो है ही नहीं, इरादा तो स्टेट कैप्चर का है, इरादा अथॉरिटेरियन सरकारें लाने का है, जो कि आप दूसरी व्यवस्थाओं में भी देखते हैं। जब एक और पहलू में बता दूं, जब आप कहते हैं कि भाई हम स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं और उसके लिए हम कहीं और से, जैसे जर्मनी से कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस उठा ले, या नॉर्वे से आप जो है फिक्स टर्म उठा ले, या दूसरे सरकारों से,
लेकिन वहां ये समझना पड़ेगा, वहां की व्यवस्था में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। वहां 10% वोट इधर से उधर होता है तो 7-8% सीट जो है वो ऊपर नीचे होती है। यहाँ भारत में 10% वोट इधर से उधर होगा तो 100 सीट इधर से उधर हो जाती है, 100 सीट। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे सकता हूं कि 311 सीट वहां के एसपीडी को, जर्मनी के एसपीडी को 311 सीट है 41% पे, और 33% पे 200 कुछ 45 के आसपास सीट है, मतलब 65 के आसपास घटा। लगभग सेम है इंडिया का लोकसभा और वहां का सीट का नंबर लगभग सेम है, 598 है वहां, यहाँ 545 है। तो बस इतना सा फर्क पड़ा। लेकिन यहाँ अगर 9-10% का हो जाएगा तो कितना, कम से कम 100 सीट का तो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ जो लॉजिक है कि भाई 10% अगली बार वोट चेंज हो जाएगा नए इलेक्शन से तो सरकारें भी चेंज हो सकती है, वो लॉजिक वहां के सिस्टम में नहीं है। हो सकता है सेम सरकार आए, तो इसलिए नया इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, आप इसी में निभाओ, नेक्स्ट इलेक्शन तक वेट करो। तो यहाँ अगर आप कहते हैं कि हाँ ठीक है फिक्स टेनियर लाएंगे, तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप लाएं यहाँ के हिसाब से। फिर आप 10th शेड्यूल हटाएंगे तो उसके बाद तब वो सोचा जाएगा। यहाँ का दूसरा व्यवस्था सारे, देखिए एक मशीन से ना एक छोटा सा नट उठा करके बड़ा सा बोल्ट नट बोल्ट या बड़ा नट बोल्ट उठा के छोटा सा नट बोल्ट नहीं कर सकते हैं। जब आप मशीन चेंज करते हैं तो उसको अलग अलग चीजों को चेंज करना पड़ता है। और इन सब चीजों के बावजूद, इन सब चीजों अगर ये आप चेंज कर भी देते हैं और बहुत सही तरीके से चेंज करते हैं, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन पे आता हूं, क्या ये डिजायरेबल होगा? लोकतंत्र में कोई चीज डिजायरेबल है कि नहीं है, उसका मेरी नजर में सिर्फ 2 मापदंड है। पहला, क्या पावर जो है जनता के हाथ में बढ़ रहा है या घट रहा है, सरकारें जनता की तरफ रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है या कम हो रही हैं। पहला मापदंड मेरी नजर में यह है। दूसरा, जो सरकार को पावर दिया गया है वो अलग अलग बॉडीज के अंदर है कि एक ही बॉडी के अंदर है पावर, यानी एक प्रेसिडेंट ही पूरी पावर का हकदार है, जैसे कि या किंग, जैसे कि अथॉरिटेरियन सरकार में होते हैं, या लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से भारत में एक तो पहले ही बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। जैसे कि फ्रांस में इनिशिएटिव है, अगर हम चाहते हैं भैया कि सबको पेंशन मिलना चाहिए जो वृद्धावस्था में और एक पर्टिकुलर अमाउंट है, तो 1 लाख लोग मिलकर के साइन करके देंगे तो वहां का जो नेशनल असेंबली है वो कंसिडर करेगा और उस पर कोई फैसला लेगा। भले वो फैसला मेरे खिलाफ हो जाएगा, लेकिन इनिशिएटिव में मैं 1 लाख सिग्नेचर देकर के ये मूव करवा सकता हूँ। या रेफरेंडम होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ है नहीं। हमारे यहाँ एक इलेक्शन था जब रिस्पॉन्सिबल करते थे सरकार को जनता की तरफ, आप उसको भी मिड टर्म इलेक्शन को भी खत्म कर देंगे तो आपके नियत में कुछ ना कुछ जो है जो गड़बड़ जरूर है। तो जनता के हाथ से आप पहला पावर ये कर रहे हैं। दूसरी बात, सेंटर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर का बंटवारा है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि एक आईडीएफसी की एक रिसर्च है, आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की, कि अगर जब इलेक्शन दोनों में साथ साथ होंगे तो 77 यानी 3/4 से ज्यादा चांसेस है कि यूनियन में और स्टेट में सेम वो आए, चाहे कोई कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, किसी को सरकार हो। और अब जानते हैं कि एक ही सरकार इतने सारे स्टेट्स में और यूनियन में आना, मान लीजिए सारे स्टेट्स में नहीं आए, 20-22 स्टेट में भी आ गई और यूनियन में आ गई, तो वो जनता के लिए ठीक नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो ना तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा एक पार्टी के हाथ, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी की। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि भाई रिपब्लिक जो है वो रोमन रिपब्लिक वो 500 साल तक इसलिए चला क्योंकि वहां पर मिक्स्ड गवर्नमेंट थी। मिक्स्ड गवर्नमेंट मतलब चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम था। वो मिक्स्ड गवर्नमेंट का टर्म देता है, लेकिन मतलब उसका कहने का था कि चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम था। आप वही चीज जो है यूएस में आई, वही चीज दूसरे सरकारों डेमोक्रेटिक सरकारों में आई। आप उसी चेक्स एंड बैलेंस को कमजोर करेंगे तो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो आप जब पैसे की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि जनता के हाथ में पावर की, जब बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की, हर चीज सिर्फ एक तरफ इशारा कर रहा है कि हमें सारा पावर एक बॉडी में चाहिए। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट। जी जी, मैं हितेश जी बात संक्षेप में, क्योंकि अब समय का थोड़ा वो है। एक तो जैकब जुम्मा की मुझे याद आ गई, मेरे जो दर्शक हैं, मेरे एक प्रबल प्रताप सिंह थे, वो आज से 4-6 महीना पहले हर डिबेट में जैकब जुम्मा को ले आते थे, कहते थे हिंदुस्तान जैकब जुम्मा के राह पे चल रहा है। जैसे अब मेरे वो जो दिनेश वोरा साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं वो किम साहब को अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग हिटलर को नहीं, हम लोग वो नॉर्थ कोरिया के किम साहब हम लोगों के रोल मॉडल हो गए हैं। वो एक जैकब जुम्मा का मेरे दर्शकों को बहुत याद है। खैर पुतिन भी हो सकते हैं, पुतिन भी हो सकते हैं। मैं एक चीज पूछूंगा हितेश जी
ये जो डबल इंजन, एक तरफ सरकार कहती है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर डबल इंजन सरकार होगी तभी ग्रोथ होगी, तो आप तो बेसिक लोकतंत्र की बेसिक इकाई जो फेडरलिज्म है उसी पे आप चोट कर रहे हैं। अब एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक तरफ आपके पास क्या इतने, मैं बहुत एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी के पास इतने नेता हैं कि अगर उनके पास सारी स्टेट में सरकार आज बन जाए 28 स्टेट में, डू दे हैव द टैलेंट फॉर 28 स्टेट्स? उनकी कैबिनेट आज नहीं बन पा रही है भाई। आज जो देश में कैबिनेट बनी है, ये सबको पता है कि वहां पे वो लोग नहीं है जो इसको ठीक से मैनेज करें। उनके पास वो पॉलिटिकल उसकी कैपिटल की कमी है उनके पास। मैं इस पे जरा आपसे पूछना चाहूंगा कि, और मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी है, कोविंद जी उसके अध्यक्ष हैं, जो 2 विधानसभा का इलेक्शन हारे हैं, ये उनका टोटल इलेक्शन का एक्सपीरियंस है। राज्यसभा में 2 बार हुए हैं जो नॉमिनेशन होता है। अमित शाह साहब है, गुलाम नबी आजाद साहब है, इन लोग विधानसभा और वो जीते हैं। सुभाष चंद्रा जी हैं, बहुत बड़े कानूनी के एक्सपर्ट। अब एक हरीश साल्वे साहब हैं, लंदन रहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, लंदन से करते हैं, और हिंदुस्तान में कैसे लोकतंत्र चलेगा ये बताएंगे। एनके सिंह साहब हैं, एनके सिंह साहब भाई मतलब जीवन, अब वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, उनका दूर दूर तक इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। संजय कोठारी साहब हैं, सीवीसी रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो ये मैंने इसलिए बता दिया था, लोगों को ये भी पता लग जाए। थ्योरी में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा है, पर क्या मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, बीजेपी के पास इतने नेता हैं कि अगर बीजेपी की ही सब जगह सरकार हो जाए तो वो क्या गुड गवर्नेंस दे पाएंगे? मैं हितेश जी आपसे ये पूछ रहा हूं। सिंह साहब, ये जो डबल इंजन वाला सरकार का जो कॉन्सेप्ट अभी पिछले इलेक्शन में ये लेकर आए, मैं और किसी, क्योंकि गुजरात से हूं, गुजरात में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर ही मैं एक बात आगे रखना चाहूंगा। 2 केसेस, 2 इंस्टेंसेस जो गुजरात में हुए हैं पिछले दिनों। जनवरी में एक पेपर लीक कांड हुआ। सर, पेपर लीक कांड वो एक ऐसा केस कि जिसमें जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम देने के लिए 10 लाख से ज्यादा पेपर छापने का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया गया गुजरात सरकार की तरफ से। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था वो था 45 रुपए पर पेपर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट था, और वो पेपर छपने के लिए जाता है तेलंगाना अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आप सबलेट कर सकते हो, ऐसा कहीं जिक्र नहीं था। और फिर मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि दैट केस मुझे ताज्जुब हुआ पेपर्स पढ़कर इन्वेस्टिगेशन के। एटीएस ने ये रेड की थी और करीब 50 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। बहुत मतलब गुजरात में बहुत हुई, पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। पेपर छपने थे 10,32,000, उसकी जगह पेपर छापे गए 10,38,000, कुछ 6-7 हजार कुछ ज्यादा पेपर छापे गए। छपे हैं पेपर तेलंगाना में, तेलंगाना की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, और तेलंगाना से पेपर लीक होता है और बिकने के लिए गुजरात पहुंचता है। और सर, ताज्जुब की बात यह है कि 45 रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था पेपर छापने का, वो पेपर 7.5 रुपए में तेलंगाना की कंपनी को छापने के लिए मिला है। 7.5 रुपीज। सर, ये डबल इंजन। उसके बाद सर, ये चीजें ना लोगों के सामने नहीं आती है कभी, ये चीजें लोगों को पता नहीं चल रही है कि गुजरात में और सेंटर में मोदी जी है, यहां पे भी मोदी जी का ही रूल चल रहा है। भले हमारे सीएम जो भी हो, पर कंट्रोल पावर तो दोनों अमित जी के पास और मोदी जी के पास ही है गुजरात का। मैं क्यों किसी और राज्य के लिए कहूं, मैं ये चीज अपने ही राज्य में देख रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। चलो भाई, पेपर लीक हुआ, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो तो सबसे पहला अक्यूज बनेगा कि भैया पेपर लीक कैसे हुआ। सर, वो बंदा, क्योंकि अब ये मैं वो मोदी हितेश भाई जरा जल्दी खत्म करिएगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला, सर कॉन्ट्रैक्ट देने वाला, जो एग्जीक्यूट करने वाला और कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला, दोनों ही के सरनेम शाह थे, दोनों ही के सरनेम शाह। और उसको, उन लोगों को विटनेस बनाया गया केस में
दे आर द विटनेस। सर ऐसा ही एक और इंस्टेंस हुआ जहां पे पूरे इंडिया का पहला ये केस होगा कि अहमदाबाद का एक ब्रिज बन गया था, पूरा ब्रिज लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। अब ये डिसीजन लिया गया है कि वो पूरा ब्रिज, अभी उसको चलकर 2-3 महीना भी नहीं हुआ था, और अब ये डिसीजन लिया गया है कि पूरे ब्रिज को तोड़ना पड़ेगा जी। वो ब्रिज लोगों के यूज करने के लायक नहीं है। सर ये क्या हो रहा है? ये अल्टीमेटली लोगों का पैसा, लोगों के पैसे को इस तरह से घुमाया जाना, और फिर अल्टीमेटली हम दिखा क्या रहे हैं कि हम डबल इंजन चलाकर, सर अगर एक ही, ये जैसे अभी वसीम साहब ने कहा, बहुत सही बात है ये, अगर इन्होंने 77% वो रिसर्च के हिसाब से कहा, लेकिन अगर आप एक ही बार इलेक्शन करवा रहे हैं तो जो माइंडसेट के साथ मैं वोट देने जाऊंगा, तो मैं, अगर आप नगर पालिका भी का भी साथ में करवा लीजिए कि नगर पालिका हो गया, एमएलए का हो गया और एमपी का हो गया, तो मैं ये तो नहीं देखूंगा ना फिर कि मैं एक में वोट आपको दे दूं, एक में कांग्रेस को दे दूं और एक में बीजेपी को दे दूं। मैं एक माइंडसेट से जाऊंगा कि भाई जिसने सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया है, जिसने ज्यादा अच्छी तरह से लोगों का मन जीतने का प्रयास किया है, जितने ज्यादा पोस्टर्स लगे हैं, तो मैं उसी को जाकर वोट दे दूंगा। इट विल बी कोलैप्सिंग द डेमोक्रेसी। सर डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं रहेगा, एंड वी विल बी लीडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। जी जी जी। मैं सिर्फ एक चीज और ऐड कर दूं, आपके गुजरात का एक बहुत क्यूरियस केस है। मुद्रा पोर्ट का सामान मुद्रा पोर्ट पे आता है, जाना होता है आंध्र प्रदेश जहां का वाइजैक पोर्ट है, लेकिन वो सारा मुद्रा पोर्ट पे कौन सा ऐसा सामान है जो वाइजैक नहीं उतर के मुद्रा पोर्ट में उतरता और लगातार जाता रहता है, और जब पकड़ा जाता है तो वो ड्रग रहती है। तो इसको अभी वो किसी और दिन चर्चा होगी हितेश भाई। आप इसी को सर जोड़ सकते हैं, गुजरात में जिस तरह से प्रोहिबिशन, मतलब दारू का जो धंधा चलता है बुटलेगिंग का, आप इसी चीज को कहीं ना कहीं उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। नहीं, उसको रिलेट नहीं, आपके जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनके ऊपर तो वो बाकायदा जेल गए हैं भाई। तो वहां पे बूट लेगिंग के आरोप में जो जेल जाता है, भले ही छूट जाए, और 1-2 साल नहीं कई बार जाते हैं, उनको अगर बीजेपी के अध्यक्ष, स्टेट अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये तो अच्छा है। गुजरात में, गुजरात मॉडल है ये। बिहार भाई साहब, चलते चलते एक बहुत संक्षेप में, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसकी ड्राइविंग फोर्स एक ही है, जो गठबंधन आप लोगों ने बना लिया है, इंडिया गठबंधन, उसको किसी भी तरह से तोड़ना है। पॉलिटिकल बात यह है, और ऐसा मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो चूंकि रीजनल पार्टीज इस ऑपोजिशन के उसमें हैं, वो अपने अपने उसको करेंगे और फिर वो टूटने की संभावना है। ऐसा भी कहा जा रहा है पॉलिटिकली कि ऑपोजिशन के इंडिया गठबंधन को तोड़ना भी इसका एक कारण हो सकता है। बिहार भाई साहब अनम्यूट कर लीजिएगा, भाई साहब अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट। हाँ हो गया जी जी, अभी सुन रहे हैं जी, आवाज आ रही। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे अच्छा एक्सपर्ट लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। मैं भी सुनना चाहता था लेकिन आपका टाइम खत्म हुआ। जी ऐसा है कि जो अभी साहू साहब ने जो कहा, साहू साहब जी ना, तो उनका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा। तो दक्षिण में हम तमिलनाडु में हमेशा अलग सरकार रहता, दिल्ली में अलग सरकार रहता, ठीक है। बाद में कोएलिशन का दोनों के बीच में जमा, लेकिन डबल इंजन का जो बहाना देके अपने पार्टी के सरकार लाने का जो कोशिश कर रहे, ये तो लोगों को गुमराह करने का बहुत बड़ी साहब। और कश्मीर में कितने साल से चुनाव नहीं हुआ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। अच्छा, अभी भी जो इलेक्शन होते हैं स्टेट असेंबली का, तो पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का, मिलिट्री के लोग बंदोबस्त इस फेज पे, दूसरा फेज पे, तीसरा फेज पे ऐसा लगा के करते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के इसका मतलब है, मुझे तो समझता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ये लोग जाना चाहते हैं आगे चल के। तो इसमें कोई ठीक बात नहीं है। तो अभी इस पर मुझे कहना है कि एक पूरा देश भर में एक डिस्कशन डायलॉग होना चाहिए इस पर, कई एक्सपर्ट्सों का, कई कानून तज्ञ का, जिसको पार्लियामेंट्री में एक्सपीरियंस है। आपने कहा कि कोविंद जी को सही माने में वो मानना नहीं था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशन हेड को जब पार्लियामेंट के फाउंडेशन के समय उनको बुलाया नहीं गया, और ओपनिंग के समय पे उनको नहीं बुलाया गया, कोई भी राष्ट्रपति हो, तो अभी उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उस पोजीशन का डिग्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि
जो प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को एक सुप्रीमो बनना चाहते हैं, तो ये आगे चल के एक डिक्टेटरशिप के रास्ते में हम चल रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। जी जी, बीआर भाई साहब, वो जो प्रेसिडेंट है उसी के दोनों घर हैं, मतलब इट इज ही हु कॉम्प्राइजेस दिस लोकसभा एंड राज्यसभा। उन्होंने अपना घर अभी नया घर देखा भी नहीं, उनको अभी घर में घुसने भी नहीं दिया। मैं साहू भाई साहब, मैं चलते चलते एक लास्ट टिप्पणी आपसे, क्या इसकी भी संभावना आपको लगती है कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, अब आप कहते रहिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज मेरी यशवंत सिन्हा जी से सुबह बात हो रही थी, वो कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और उसके बाद कहीं भारत नहीं लिखा, सब जगह इंडिया लिखा जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई इंडिया दैट इज भारत। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर देंगे इसको? भाई अब कर देंगे, उसके बाद कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में 4-5 साल बाद आएगा कुछ फैसला, 5 साल बाद ये हो चुका होगा कि ये तो 20 इलेक्शन हो चुके हैं, अब क्या किया जाए, इलेक्शन तो गलत हुए थे कुछ हमारी। मैं एक लास्ट टिप्पणी बहुत शॉर्ट में, ये देखिए, अभी तो ये दिस टेन्योर का जो अभी बचा हुआ है सरकार का, इस टेन्योर के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर वन, वो तो कमिटी बैठा है, रिपोर्ट कब देगा? ये तो अभी स्पेशल सेशन हो रहा है, इसके पहले चुनाव से पहले कैसे करेंगे? वो तो रिपोर्ट कब, पता नहीं कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, कितना टाइम दिया हुआ है। मुझे जो लग रहा है, देखिए ये जो डबल इंजन सरकार आपने बताया ना, डबल इंजन सरकार मतलब सेंटर में जो है बीजेपी सरकार, स्टेट में, तो सारे देश में अगर इसे डबल इंजन बोलेंगे तो दे वांट वन पार्टी रूल। इसका मतलब है वन पार्टी रूल। अच्छा, वन पार्टी रूल, डबल इंजन सरकार इज जस्ट ए यूफेमिज्म, एक बहाना है टू से दैट नो ओनली बीजेपी विल रूल द होल कंट्री। करेक्ट। अच्छा, तो ये जो वन पार्टी रूल है, इट्स वेरी डेंजरस थिंग। और वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मतलब है बीजेपी विल रूल द होल कंट्री फॉर 5 years। स्टेट है, ये है। सो दिस इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या, दे वांट टू चेंज द होल। अभी देखिए, आज राम माधव का एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, ही ऑल्सो क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रक्चर। अभी तो वाइस प्रेसिडेंट बेसिक स्ट्रक्चर को क्वेश्चन किए, फॉर्मर चीफ जस्टिस। सो इट इज एन अटेम्प्ट टू कंप्लीटली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक प्रयास है जस्ट टू वन पार्टी रूल के उद्देश्य में हो रहा है। एंड दिस इज डेंजरस, ये बड़ा डेंजरस है देश के। जी जी जी, थैंक यू सो मच साहू साहब, बीआर भाई साहब, हितेश जी और वसीम साहब।